अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स उसके चैप्टर नंबर 3 जो कि सेट एंड फंक्शंस है। इसके इंट्रोडक्शन में है कि जॉर्ज कैंटर एक जर्मन मैथमेटिशियन था 1845 से 1918 तक। ये एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है कि उसकी जो दौर हयात था वो कितना था, तो आपके पास वो 1845 से 1918 तक था। वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन। वो उसकी कंट्री भी पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि उसकी जो कंट्री किससे बिलोंग करता था, ठीक है। और वो ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि उसने किस पर काम किया। मींस ये चार, बल्कि एमसीक्यूज चार तरह से आ सकते हैं। सबसे पहला कि सेट थ्योरी पर काम किसने किया, तो जॉर्ज कैंटर ने। जॉर्ज कैंटर कहाँ से बिलोंग करता था, तो वो जर्मन मैथमेटिशियन था, ठीक है। जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने किस चीज़ पर काम किया, तो उसने सेट थ्योरी पर काम किया। ये इस तरह से वो एमसीक्यूज यहाँ से बना सकता है। उसके बाद सेट की डिफ़ाइन है, वो कह रहा है ए सेट इज़ अ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर और एलिमेंट्स। क्या आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, नंबर्स की और एलिमेंट्स की, सो डैट वी मे एबल टू डिसाइड वट एवर द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नोट। कि हम ये डिसाइड कर सकें कि वो जो नंबर है वो इस कलेक्शन से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। अब वो कह रहा है कि देखिए आपके पास सेट की ये कोई भी एग्जांपल ले लें, ये लेते 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम किसी भी एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले सेट को, तो ठीक है, ये लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स A B C आर यूज्ड एज अ नेम ऑफ सेट एंड स्मॉल लेटर्स, ठीक है। मतलब A स्मॉल, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल D आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ सेट। फिर हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। मतलब आपके पास कोई भी सेट जो कि वर्ड्स की सूरत में आप डिस्क्राइब करते हो उनको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। देखो ना, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही डिस्क्राइब करना है। मींस जैसा कि हम इसको लिख लेते हैं, ये देखें, ये A E I O U, इसको वो बोलता है कि आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम कोई और कर लेते हैं, जैसे कहते हैं कि 1 2 3 4, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 5। तो मींस एक प्रॉपर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना, एक प्रॉपर वर्डिंग लाइन की फॉर्म में लिखना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, इसी तरह अगर इस फॉर्म में हो, देखें ये आपके पास टेबुलर फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव। अगर इस फॉर्म में हो तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। और अगर टेबुलर फॉर्म में हो तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए आपके पास टेबुलर फॉर्म में कह रहा है कि अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। मींस टेबुलर फॉर्म में ब्रैकेट्स जो हैं, ये वाली आपके पास ये ब्रैकेट्स ला कंपल्सरी हैं, ये वाली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो मतलब हम अब इसी को हम लिख लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो A E I O U और साइड पे ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स लगा दी हम लोगों ने। तो द टेबुलर फॉर्म इज़ आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। वो आपके डिफाइन में ये पूछ सकता है कि डिस्क्राइब रोस्टर फॉर्म, तो तब बच्चे सोचने बैठ जाते हैं कि रोस्टर फॉर्म तो हमने पढ़ी नहीं है। तो जो टेबुलर फॉर्म होती है उसी को सेकंड नेम है रोस्टर फॉर्म, ठीक हो गया। उसके बाद है सेट बिल्डर मेथड, या सेट बिल्डर नोटेशन भी बोलते हैं इसे, सेट बिल्डर नोटेशन। द सेट बिल्डर मेथड इज़ अ वे टू डिस्क्राइब अ सेट बाय स्टेटिंग अ रूल। इसमें हम रूल डिस्क्राइब कर लेते हैं या कोई ना कोई कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। कंडीशन फॉर द एलिमेंट इन द सेट। अच्छा, अब देखें इसमें कंडीशंस कि एक्स, ठीक है, वो बिलोंग्स कर रहा है, एक्स इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। मैंने तीनों में एक ही एग्जांपल इस्तेमाल किया, मतलब उसमें डिस्क्रिप्टिव में भी हमने लिखा सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, टेबुलर में हमने इसको लिख दिया ब्रैकेट्स A E I O U, और इसमें हमने कंडीशन लगा दी कि एक्स, और एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एक्स इज़ वोवल्स जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। देखिए हमने कंडीशन लगा दी, एक्स तो होगा, एक्स क्या होगा कि जो वोवल्स होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, एक्स वो है। मीन्स हम इसको अगर लिखना चाहें तो वही बात हम इसको ऐसे लिख लेंगे A E I O मीन्स आपके पास आप तीन तरह से सेट को लिख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में फर्स्टली, सेकेंडली टेबुलर फॉर्म में, और थर्ड आपके पास सेट बिल्डर मेथड।
वो कह रहा है दिस इज़ रीड एज, देखो इसको हम पढ़ेंगे कैसे। ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल, देखिए ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट, ये है सच डैट आपके लिए, ये आप सिंबल आपने याद रखना, सच डैट के लिए होता है। एक्स इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वही बात कि ए बिलोंग कर रहा है इज़ इक्वल टू एक्स, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वोवल्स हैं वो, ठीक है। हम अगर हमने रिप्रेजेंट करना है ना कि कोई, देखिए अगर मैं करना चाहता हूँ कि मेरे पास ए जो है वो अल्फ़ाबेट्स में बिलोंग करेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बिलोंग्स टू, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये जो सिंबल है ना, बेसिकली बताने का मकसद, ये जो सिंबल है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये चीज़ इसमें बिलोंग कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेसिकली सेट कौन कौन से होते हैं, कुछ सेट्स लिखे हैं मैंने, कुछ नहीं बल्कि सारे मेंशन किए हुए हैं कि एन आपने पहले भी पढ़े होंगे लेकिन एक दफ़ा अच्छी तरह रिवाइज़ कर लें। नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। डब्ल्यू होल नंबर्स के लिए, ठीक है, और 0 से स्टार्ट होते हैं और चलते ही रहते हैं। उसके बाद जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, जो कि आप नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेट ऑफ इंटीजर्स ही होते हैं, 0 +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। ओड नंबर वो होते हैं जो कि 2 के टेबल पर नहीं जाते, ठीक है। तो आपको कौन कौन से नहीं जाते, वो आ गया 1, ठीक हो गया, 3, 5, 7, ये सारे आगे, और इवन जो 2 के टेबल पर जाते हैं, ठीक है, +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। जस्ट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल पर जाएं और किसी टेबल पर ना जाएं। तो आपके पास आ गया 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे के सारे रैशनल नंबर को हमने पीछे ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें। और पी क्यू देखें, जेड का मतलब इंटीजर्स में बिलोंग करें, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये सबसे अहम कंडीशन। देखें यहाँ पर ये क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। इसी तरह कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते इरेशनल नंबर, वो क्या होते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, पी और क्यू जेड में बिलोंग कर रहे हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू क्या है, 0। अब यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर्स, तो जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का मजमूआ होगा वो क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है सिंगलेटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके जो सेट का मेंबर हो वो एक हो, कोई भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, वो कोई पूरा अल्फ़ाबेट भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, वो कोई नेम भी हो सकता है कंप्लीट। तो एक हो सिर्फ जस्ट, उसको हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। उसके बाद एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, मीन्स के खाली सेट, ऐसे खाली सेट बिल्कुल एग्जैक्टली, या ऐसे ये होगा। अच्छा एक बात, एक कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, अगर ये और इसके अंदर 0 आ गया, ये कौन सा सेट होगा, क्या ये एम्प्टी सेट होगा या सिंगलेटन सेट होगा। तो देखो 0 भी एक नंबर ही है ना, तो ये एक नंबर उसके अंदर पाया जा रहा है, तो समझो ये आपके पास क्या है, ये सिंगलेटन सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई नंबर ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ खाली सेट ही मौजूद हो। उसके बाद इक्वल सेट के 2 सेट्स A and B are equal if they have exactly the same element or if every element of set A is an element of set B। मीन्स कि अगर जो भी एलिमेंट A में मौजूद हो और वही B में मौजूद हो और दोनों की तादाद भी बराबर हो, मीन्स अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 ही हो, अगर इसमें 4 है तो इसमें 4 ही हो, और नंबर भी सेम हो, मीन्स अगर इसमें देखें A, B और C है, हाँ इसमें B में अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, मीन्स अगर यहाँ पे हो सकता है B इज़ इक्वल टू B C A, ये हो सकता है, लेकिन देखें इसमें A है, इसमें A है, इसमें B है, इसमें है, इसमें C है, इसमें है, तो दोनों में क्या होगी, नंबर भी सेम, इसमें भी 3 इसमें भी 3, अरेंजमेंट भी आपके पास डिफरेंट हो गई, ठीक है, और उनकी तादाद भी सेम है, तो इसको कहते हैं आपके पास इक्वल सेट। इसके बाद है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, 2 सेट्स A and B आर इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स सिर्फ़ और सिर्फ उनमें जो नंबर्स की तादाद है, मीन्स इसमें 5 मेंबर्स हैं तो इसमें भी क्या हो 5, देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा सेम, ये आपको इसके लगेगा इक्विवेलेंट सेट।
अब सबसेट है, ये सबसेट आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आगे, ठीक है, ये आपने ध्यान से समझना, इसका बहुत ज़्यादा आगे इस्तेमालात हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मीन्स सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो, उसको हम बोलते हैं सबसेट। अब देखें कैसे, मीन्स आपने कह लिया ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, ठीक हो गया, और बी आपके पास हो गया 1 2 3 अगेन। अब देखें ए का हर एलिमेंट बी का हर एलिमेंट में मौजूद है, या इसकी अरेंजमेंट आप चेंज कर लो, कोई मसला नहीं है। तो हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक हो गया कि ए बी का क्या है, सबसेट। अच्छा, अब इसी तरह अगर यहाँ पर मैं इसी को चेंज करता हूँ, देखो ए इज़ इक्वल टू 1 2 और 3, और बी इज़ इक्वल हो जाए 1 2 3 एंड 4। देखिए इसमें क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा। तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद तो है, लेकिन एक क्या मेंबर एक्स्ट्रा, तो ये जगह प्रॉपर सबसेट। मींस कि अगर आपके पास इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, देखो वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, समझ आई बात। एक ऐसा एलिमेंट जो कि ए का एलिमेंट ना हो, हम इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो आपका से देन ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मींस ए बी का क्या है, प्रॉपर सब। हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी देन वी सी डेट ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए अब आपके पास ये कैसे है, ए इज़ इक्वल टू ए बी सी, और बी इसी तरह सी ए बी, और सी कोई भी आपके पास नया ए बी सी डी है। तो देखें ए सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, जबकि ए किसके बराबर है, बी के, ए किसके बराबर है, बी के। ए और बी के एलिमेंट क्या है, सेम। इसी तरह यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स और नंबर्स वगैरह शामिल हों, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है, और इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट वन हमारे पास है पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस, द सेट containing all the possible subset of S, मीन्स इसके कितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। जैसे ये A था तो हमने कह दिया एक तो खाली सबसेट होगा इसमें, ठीक है, और एक क्या होगा A इटसेल्फ। देखिए अगर A B होता तो क्या करते, सबसे पहले खाली सेट, ठीक हो गया, फिर A फिर B और फिर AB इटसेल्फ।